देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, दूध से मक्खी की तरह योगी को निकाल फेंकने की प्लानिंग दिल्ली में बैठकर की जा रही है। यकीन मानिए, यूपी में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 240 सीटों में बीजेपी सिमट गई और इसकी जिम्मेदारी मोदी जी, शाह अपने कंधे पर नहीं लेंगे। यूपी में बम्पर हार की वजह मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ को मान रहे हैं या फिर ये तो बस बहाना है। योगी को सीएम की कुर्सी से उखाड़ फेंकने की प्लानिंग तो पहले से ही तैयार है। अगर मोदी जीतेंगे, मोदी अगर पीएम बनेंगे तो योगी को तो हटाया जाएगा। योगी को गिराने के लिए ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य का इस्तेमाल मोदी, शाह कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर। लोकसभा रिजल्ट के बाद योगी की मंत्री के संग पहली बैठक और दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे और वो दिल्ली में बैठे रहे। पर क्यों? क्या योगी को निपटाने की प्लानिंग को अब अंजाम दिया जा रहा है? दोस्तों, इस पर अंदर खाने क्या कुछ चल रही है, इस पर पूरी जानकारी हमें देंगे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट अतम सिंह जी। तो चलिए सीधा मैं उनका रुख करती हूँ। तो हमारे साथ पहली मर्तबा पॉलिटिकल एनालिस्ट अतम सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका देशनीति के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपकी पकड़ तो अलग ही लेवल की है, तो उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इस बात पर शुरू करना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में हमने देखा कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक जो है वो अनुपस्थित रहे। क्या उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा खेल जो है वो करने की कोशिश हो रही है? क्या इधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी होगी, उधर योगी आदित्यनाथ को निपटाया जाएगा? जी आदित्य जी, ऐसा है, हिंदू मुसलमान का आपने देखा सांप्रदायिकता का मामला नहीं चला। गंगा जमनी तहजीब में पूरा उत्तर प्रदेश पिछले 300-400 साल से आपस में सद्भाव और प्यार मोहब्बत से रह रहा है। राहुल गांधी की यात्रा ने मोहब्बत की दुकान बनाई, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को छुआ और उसके बाद वो यात्रा पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का वो क्रांति लेके आई। आपने देखा कि जो भाजपा 400 का नारा दे रही थी वो 240 सीटों पर निपट गई। अब बात यह आ जाती है कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज 11 दिन बाद तो बढ़ा नहीं, पहले 4-5 राउंड का आपने देखा 1 करोड़ 7 लाख वोटर बढ़ाए गए। उड़ीसा में, राजस्थान में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में 5.5% से 11.5% वोट परसेंटेज बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश का डेटा जो था वो बिल्कुल त्यों का त्यों था। 5500 हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5500 वोट बढ़ाया गया लोकसभा क्षेत्र में। तो ये बात सामने आ गई कि वोटों की गिनती में कोई गड़बड़ नहीं हुई। प्रशासन को आदेश थे कि गिनती, अगर मशीनें खराब में, मैं खुद 4 या 5 काउंटिंग में रहा जिलों की, 2-2 घंटे 3-3 घंटे में सब जगह गया और मैंने ये पाया कि मान लीजिए मशीनें खराब भी हैं तो उनकी भी वीवीपैट की पर्चियां गिनती करवाई गई, चाहे जो विक्ट्री मार्जिन था वो कम था या ज्यादा था। 5-5 विधानसभाओं की जो पर्चियां थी वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पूरी गिनी गई। तो गड़बड़ का अंदेशा बिल्कुल कम था, कोई गड़बड़ नहीं हुई। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे या जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स थे, सबने बड़े सुचारू रूप से काम किया। तो जब आपने इलेक्शन को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट कराया, किसी ने उंगली नहीं उठाई, सपा, भाजपा, कांग्रेस या बसपा में भी एक कंप्लेंट नहीं आई कि मशीन में गड़बड़ है, इसको चिप को चेक कराइए, या किसी ने ये नहीं कहा कि भाई रिटर्निंग ऑफिसर ने जो हमें सेटिस्फाई नहीं किया या हमें सर्टिफिकेट देने में देरी लगाई, या पोस्टल बैलेट कुछ रिजेक्ट हुए। पोस्टल बैलेट हर जगह रिजेक्ट होते हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट्स में कई जगह स्टैंप नहीं होती, कई जगह रिटर्निंग ऑफिसर का उसमें सिग्नेचर नहीं होता, तो पोस्टल बैलेट रिजेक्ट होते हैं। जहां मार्जिन कम था वहां तो आप संचय कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ का अंदेशा होगा, पर लार्जली इलेक्शन सही तरीके से हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ कि सपा 37 सीटों पर जीती, कांग्रेस 6 सीटों पर जीती, 43 सीटें लेके आई और भाजपा 32 सीटों पर रह गई। इसमें योगी महाराज की गलती क्या है कि उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं होने दी, उन्होंने सांप्रदायिकता का उन्माद नहीं फैलाने दिया। आपने योगी महाराज को कर्नाटक भेजा,
आपने योगी महाराज को महाराष्ट्र भेजा, आपने योगी महाराज को केरल में भी भेजा, तमिलनाडु में भी भेजा, असम में भी भेजा, आपने उनका पूरा इस्तेमाल किया। अब दूध में मक्खी की तरह उनको निकाल के फेंक रहे। ये जो 2 डिप्टी सीएम मीटिंग में नहीं पहुंचे, किसके इशारे पे नहीं पहुंचे? क्या इसमें अमित शाह इन्वॉल्व हैं? अमित शाह शुरू से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दखल दे रहे हैं। आपको याद होगा 2019 में के बाद, जब इलेक्शन के बाद इन्होंने कैबिनेट 2022 के इलेक्शन से पहले 2021 में कैबिनेट एक्सपेंशन की बात की। यहां से AK शर्मा नाम के आदमी को डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का जब कैंपेन चल रहा था अपने बेटे का, करण शरण सिंह का, तो इन्होंने कह दिया ये भावी सीएम देखिए शर्मा जी हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि वो सीधे अमित शाह के इशारों पे काम करते हैं। अजय मिश्रा टहनी बगल में हमारे लखीमपुर में है, वो भी अमित शाह के इशारों पे काम करते हैं। किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए, 4 किसानों को कुचल के इन्होंने मार दिया, एक मीडिया कर्मी की हत्या कर दी इनके बेटे ने। इन पे 120B का मुकदमा दर्ज है। उस मुकदमे के बाद भी इन लोगों ने उनको टिकट दी, उनको गृह मंत्री से बना के रखा। क्या हुआ? पब्लिक ने 33,000 वोटों से हरा दिया। सीतापुर और धौरहरा में आनंद भदौरिया और राकेश राठौर जीते। राकेश राठौर को कोई जानता नहीं था, पर दलित समाज के लोगों ने और अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने एन मास कहा कि भाई हमें ये कैंडिडेट नहीं चाहिए, क्योंकि 15 साल से बीजेपी का अपना पार्लियामेंटेरियन है, लोकसभा का हमारा मेंबर पार्लियामेंट है, पर हमें नजर नहीं आता। तो एंटी इनकम्बेंसी इतनी थी, वो हार गया। इसमें योगी जी की क्या गलती है? कैंडिडेट्स का चुनाव सेंट्रल बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया। एक भी कैंडिडेट बता दीजिए जो योगी महाराज के उससे रखा गया हो। गोरखपुर की सीट में रवि किशन को लड़वाने वाले कौन है? अमित शाह है। तो जब आप ही सब कुछ तय कर रहे हैं तो हार का ठीकरा अब आप योगी महाराज के क्यों फोड़ना चाहते हैं? और वो केशव प्रसाद मौर्य जो रिकॉर्ड मतों से हार गए अपना असेंबली इलेक्शन, इस बात को हम भूल सकते हैं क्या? डिप्टी सीएम है, नहीं आए तो उनको शर्म आनी चाहिए कि आप अपना इलेक्शन तक हार गए असेंबली का रिकॉर्ड मतों से। तो किस बिना पर योगी महाराज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है या उनको पूछा जा रहा है कि आपने गलत किया या सही किया? ये कुछ नहीं है, ये गुजरात मॉडल है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये दूसरों पे अपने इल्जाम मढ़ देते हैं, अपनी हार का टीकरा दूसरे पे फोड़ देते हैं और कहते हैं देखिए हम तो सब कुछ तैयार थे, हमने तो पूरी हेट फैक्ट्री लगा रखी है, हमने तो मुजफ्फरनगर में भी हेट फैक्ट्री लगाई थी, हमने तो लखनऊ में भी हेट फैक्ट्री लगाई थी, हमने तो बहुत कुछ किया, हमने तो मुख्तार अंसारी को भी मार दिया। जैसे भी उनकी डेथ हुई संदिग्ध हालत में, उनके भाई को उनको मिट्टी नहीं डालने दी घोसी में, और वही डीएम उनको जब प्रमाण पत्र दे रही थी मेंबर पार्लियामेंट का तो वो दूसरी तरफ देख रही थी। तो अल्पसंख्यकों का प्रताड़न ये सरकार करती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाती है, उनके लोगों को मारती पीटती है, और जब वो इलेक्शन हार जाती है तो अपने आदमियों पर ही हार का ठीकरा फोड़ती है। तो ये और कुछ नहीं है, ये बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। और आने वाले समय में आप देखिएगा अगर योगी महाराज सीएम पद पर नहीं रहते हैं तो बीजेपी एक तरीके से बिखर जाएगी और आने वाले समय में इतना रायता फैल जाएगा कि 2027 तक भी सिमटे नहीं सिमटेगा। जी सर, यही सवाल मैं आपसे करूंगी कि जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं या वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, बंगाल को छोड़ करके बात की जाए तो उन पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है, जबकि 543 में से तो मोदी जी ने खुद कहा था कि 542 पर हर एक सीट पर नरेंद्र मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो अब जब ये हार हुई, जब बीजेपी जो है अकेले के दम पर 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, तो प्रदेश अध्यक्षों पर, मुख्यमंत्रियों पर कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की ये कोशिश है। देखिए आपको एक बात योगी कहीं पर भी जो है उनके सामने नतमस्तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हमारे इलेक्शन प्रोसेस जब शुरू हुआ 2024 का, तो सबसे पहला नारा क्या दिया गया? अब की बात 400 पार। दूसरा नारा दिया गया मोदी की गारंटी। जब संकल्प पत्र, जिसको मैनिफेस्टो बोलते हैं आम लैंग्वेज में, हम लोगों को तो हिंदी भी सीखनी पड़ती है भाजपाइयों से, संकल्प पत्र जब आया तो उस संकल्प पत्र में ऐसा लग रहा था मोदी जी का वेडिंग कार्ड है। उसमें हर पेज पर मोदी जी का बड़ा सा क्लोजअप था, फोटो था अलग अलग यूनिफॉर्म ड्रेस में, और नीचे लिखा था मोदी की गारंटी। 7 दफा मोदी की गारंटी लिखा था संकल्प पत्र में। संकल्प पत्र में था क्या? मोदी अपने नाम से इलेक्शन लड़ रहे थे और ये जनता मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। ये जनादेश मोदी के खिलाफ है। इसमें आप मध्य प्रदेश के सीएम को या उत्तर प्रदेश के सीएम को या राजस्थान के सीएम को या आपके
नायब जो सैनी जो है हरियाणा के सीएम को, मनोहर लाल खट्टर को इन्होंने हटा के नायब सिंह सैनी को बनाया कि चलिए एक ओबीसी को या एक अल्पसंख्यक अपना दलित समाज के आदमी को हम बना देते हैं सीएम, दलित समाज और ओबीसी का वोट आ जाएगा। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की। सब राजनीति करने के बाद 1,07,00,000 वोट बढ़ाने के बाद लक्षद्वीप में 21% वोट बढ़ाया इन्होंने, इलेक्शन हार गए। मतलब कि 60% जनादेश इनके खिलाफ था। ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, अगर इसमें काउंटिंग में गड़बड़ नहीं होती तो कम से कम 150 सीटों से ऊपर नहीं आती बीजेपी। तो ये जनादेश मोदी जी के खिलाफ है और उसके बावजूद मोदी जी हिचकते नहीं है पीएम बनने से। आज 2 बैसाखियों पे वो खड़े हैं। डबल इंजन की सरकार है ना ये। एक इंजन नायडू जी के नाम से चल रहा है और एक इंजन नीतीश जी के नाम से चल रहा है, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगे जब ये इंजन, तो बीच में डब्बा क्या करेगा आप देख लीजिएगा। तो पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। नेता भी सोच रहे हैं पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं सांप्रदायिकता पे। अब अयोध्या में मान लीजिए राम के नाम पे वोट नहीं पड़े, तो आपने सडनली जय जगन्नाथ बोलना शुरू कर दिया जय श्री राम की जगह। आपने केसरी पटकों की जगह सफेद पटके शंकराचार्य की तरह पहन के आप पहुंच गए। आपकी जैकेट का कलर बदल गया। तो ये सब चीजें क्या, ये ऑप्टिक्स ही तो हैं। मोदी जी ऑप्टिक्स में बड़े तेज हैं। अब वो जिस तरीके की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, एक तरफ वो नीतीश जी को बैठाए हैं, एक तरफ नायडू जी की बैठाए हैं, एक तरफ कल्याण को बैठाए, पवन कल्याण को बैठाए हैं। ऐसा है, आप एक जानते हैं भेड़िया अगर कपड़े पहन ले दूसरे के तो वो भेड़िया नहीं मतलब ये नहीं होता कि वो भेड़िया नहीं रहेगा। वो कल न कल वो अपनी पे आएंगे ही आएंगे। सांप को जितना मर्जी दूध पिला लीजिए, सांप डसेगा ही डसेगा, आज नहीं तो कल। तो ये सब चीजें तो चला करेंगी। बात यह है पब्लिक के सामने मोदी सरकार एक्सपोज हो चुकी है। बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया। नोटबंदी में इन्होंने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आज वो सब बातें भूल गए। मोदी जी का संकल्प पत्र भी इन्होंने ट्रैश कर दिया 12 घंटे के अंदर। अब मोदी जी किस नैतिक मूल्यों पर यह सरकार चलाएंगे? सवाल पब्लिक को यह पूछा जाना चाहिए कि आपका अगले 5 साल का एजेंडा क्या है। आप अगले 100 दिन में क्या करेंगे, अगले 5 साल में क्या करेंगे, और किस चौराहे पे खड़े मिलेंगे अगर आप ये सब नहीं करते हैं। सर यही मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए एक तरफ जो है वो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, जिनके आगे उनको हाथ फैलाकर अभी फिलहाल वो खड़े हैं, मोदी शाह गुजरात लॉबी, क्या एक तरफ आरएसएस है, योगी आदित्यनाथ है, शिवराज सिंह चौहान है जिन्होंने 8 लाख के ऊपर मार्जिन से चुनाव जीते, गडकरी है प्रधानमंत्री पद के दावेदार, क्या वाकई नरेंद्र मोदी जो है वो चौतरफा घिर गए? अपने भी उनको लाल आंखें दिखा रहे, तो दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन में घटक दल के मुखिया हैं वो भी कभी ना कभी तो लाल आंखें दिखाएंगे ही। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग में मोदी सरकार फेल हो गई। अति पिछड़ा और दलित जो मोदी जी को एनमास वोट कर रहा था, अखिलेश यादव ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है यहाँ पे, खासकर ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में, उसमें मोदी जी के धागे खुल गए और इन्होंने यूपी को दिल्ली से कंट्रोल करने की कोशिश की। वो ये भूल गए कि उनका दिल्ली जाने का रास्ता भी बनारस से निकलता है। कोई भी प्रधानमंत्री इस देश का बनता है, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलता है। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से जीतते थे, इंदिरा गांधी रायबरेली से जीतती थी, राजीव गांधी अमेठी से जीतते थे। आपने सब प्रधानमंत्रियों को, लाल बहादुर शास्त्री को आपने देखा है। ये उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं। ये दिल्ली से लखनऊ का रास्ता खोलना चाहते हैं, जो कभी नहीं खुल पाएगा। सबसे बड़ी कमी इनकी ये रही है। दूसरी बात जो आपने उसकी बात की, मैं आपको एक बात बता दूं, पंजाब की पॉलिटिक्स पे भी मेरी नजर रहती है। खडूर साहब में अमृतपाल सिंह जेल में बैठ के, उनको आप पंथी कहिए, रेडिकल कहिए, प्रो खालिस्तानी कहिए, 1,95,000 वोट से जीता है मार्जिन से वो। और मोदी जी का जीत का मार्जिन क्या है? 1,51,473। राहुल गांधी की जीत का मार्जिन क्या है? 3,90,030। डिंपल यादव का जीत का मार्जिन क्या है? 2,21,639। अखिलेश यादव की जीत का मार्जिन क्या है? 1,70,922। और किशोरी लाल का जीत का मार्जिन क्या है? 1,67,196। धर्मेंद्र यादव की जीत का मार्जिन क्या है? 1,61,033। तो किसी भी नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे जीत का मार्जिन कम है किसी भी प्रधानमंत्री का। तो क्या उनको प्रधानमंत्री पद पे बने रहना चाहिए? सवाल ये पैदा हो जाता है, क्योंकि नीति और नियति दोनों में प्रधानमंत्री कमजोर नजर है।
आपने देखा राष्ट्रपति ने जब उनको चिट्ठी दी प्रधानमंत्री पद की, तो उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। क्या कह रहे थे? मुझे प्रधानमंत्री उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, अंग्रेजी वो बोल नहीं पाते, तो कोशिश तो करते हैं, कह दिए प्रधानमंत्री पद का न्योता मुझे मिला है, सिंपल सा बोल देते हैं। उनको 2 शब्द बोलने में प्रॉब्लम होती टेलीप्रॉम्प्टर से। किस तरीके के प्रधानमंत्री हैं? जब उनको नोटबुक दी जाती है कुछ लिखने के लिए, तो वो हवा में पेन चलाते हैं। इस तरीके की डायबेट्रिक्स जो वो करते हैं, देश में 120 करोड़ लोग जो देख रहे हैं उनको, सिर्फ लाभार्थी वर्ग नहीं देख रहा है, देश के 120 करोड़ लोग देख रहे हैं। और उसमें जो लोग शिक्षा प्राप्त हैं, 60 करोड़ की तो कम से कम शैक्षिक हमारी जनता है जो काम करती है, जो कम से कम प्राइमरी स्कूल पढ़ी है, 10th 12th पास है। मतलब मोदी जी का आचरण जो है वो एक बिल्कुल ही नागवारा सा है, और इस वजह से लोग जो है अब शुभ हो चुके हैं कि आपने इतने वादे किए, उन वादों पे आप खरे नहीं उतरे, तो किस बिना पर हम आपको दोबारा सत्ता में आने का मौका दें। पर क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो सीएलपी लीडर चुनती है, और सीएलपी लीडर जो है वो फाइनली प्रधानमंत्री बनता है। तो कहने का मामला ये है कि इन्होंने प्रधानमंत्री पद का न्योता तो ले लिया, स्वीकार कर लिया, लेटर उनको प्रेसिडेंट से मिल गई, पर अगले 5 साल वो सरकार कैसे चलाएंगे? डबल इंजन की सरकार तो अगर उत्तर प्रदेश में फेल हो गई, मध्य प्रदेश में आपने कहा शिवराज चौहान 4थी बार विजय हासिल करके आए मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपने उनको सीएम नहीं बनाया, भजन लाल शर्मा को बना दिया। क्या वजह है उसकी? 8 लाख से वो जीत के आए, तो मेरे को लगता है कि शिवराज चौहान फर्स्ट कैंडिडेट होने चाहिए। 8 लाख वोटों से जीत के आए तो उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पहले पेश करनी चाहिए थी। जी सर, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल रखा था कि क्या अब आरएसएस भी, संघ भी नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने? देखिए, आपको एक बात बराबर कर ही रहे हैं। आप एक बात समझिए, ये जो लेजिस्लेटिव पार्टी की पहले मीटिंग होनी थी, सबसे बड़ा दल कौन है? बीजेपी 240 सीटें लेके आया है। आपने बीजेपी कार्यकारिणी की मीटिंग ना बुलाकर आपने एनडीए की मीटिंग बुलाई, क्यों? आप जब इलेक्शन में जा रहे थे, मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार, भाजपा को वोट दीजिए, मोदी को वोट दीजिए का नारा आपने दिया। एनडीए का तो कहीं नाम भी नहीं था। अब सडनली इनको एनडीए की याद क्यों आई? अपने टेबल पे इन्होंने 8 विपक्षी दल के आदमी बैठा के अपने आप को मनोनीत कर लिया। इनकी लेजिस्लेटिव पार्टी के लोग तो इनसे 100 कदम दूर बैठे थे, सबके चेहरे पे 12 बजे हुए थे। आप देख लीजिए, गडकरी साहब ने तो एक बार भी ताली नहीं बजाई होगी, चुपचाप बैठे देख रहे थे कि किस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है और नंगा नाच हो रहा है। तो जब इनकी पार्टी के खुद ही लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, उनके मुंह बंद हैं, तो किस तरीके के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? इनके पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है, अदानी चला रहे हैं इनकी गवर्नमेंट को। तो ये बात है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद देश नीति के मंच पर आने के लिए सर, हमें समय देने के लिए शुक्रिया आपका। फिर से आपसे होगी मुलाकात।